So in our last lecture, we have studied about the measurement of conductance or conductivity for different type of cells, and we have already studied about the metallic conductance as well as ionic conductance, which is also known as electrolytic conductance. बराबर है। विस्टन ब्रिज के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था लास्ट में, और सेल कांस्टेंट का एक फॉर्मूला दिया था, इफ यू रिमेंबर. व्हाट वाज द सेल कांस्टेंट डिनोटेड बाय G star, and it is the ratio of what we have said, L by A. L means the length between or the distance between two electrodes present in the given cell, and A means the area of cross section of imaginary tube present between two electrodes. वो जो सॉल्यूशन भरा है वो दो इलेक्ट्रोड के बीच में उसकी जो इमेजिनरी एक ट्यूब बनती है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है वो हम उसका ए कहेंगे. तो एल बाई ए जो है उसे हम क्या कहेंगे, सेल कांस्टेंट जी स्टार. हमने ये भी कहा था कि जो अलग अलग सेल्स मार्केट में मिलता है उसके बॉटम पार्ट में एक जी स्टार की वैल्यू दी गई होती है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी गई होती है. बराबर है. और ये सेल कांस्टेंट जो है उसकी मदद से हम कंडक्टिविटी जो है वो ढूंढ सकते हैं. याद रखिए, मान लीजिए कि कंडक्टिविटी आपको पता है तो आप इजीली सेल कांस्टेंट ढूंढ सकते हैं. कई बार क्या होता है कि जो पहले से नॉन कंडक्टिविटी होती है जनरली कोई चीज की, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन आपके पास है कि जिसकी कंडक्टिविटी आपको पहले से पता है, ऑलरेडी नोन चीज है, तो उसकी मदद से जो है वो हम सेल कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ज्यादातर जगहों पर या ज्यादातर सेल्स जो है उसके सेल कांस्टेंट केसीएल सॉल्यूशन से मेजर होते हैं. याद रखते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है कौन सी चीज के लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट. खास याद रखिएगा कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है भाई, पोटेशियम क्लोराइड जो है उसका सॉल्यूशन यूज होता है. किसके लिए, तो मेजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट. उसका रीजन ये है कि अलग अलग डेटा अवेलेबल है केसीएल का बहुत जगह पर, कंसंट्रेशन अलग अलग लेकर अलग अलग टेम्परेचर पर जो है उसकी कंडक्टिविटी नोन है, मेजर्ड है एक्यूरेटली. इसलिए केसीएल का सॉल्यूशन है वो सेल के कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए क्या होता है, यूज होता है. खास याद रखिए. बराबर है. और उसके ऊपर से एक फॉर्मूला आपको डिराइव करना है. हमने आगे लिखा था जी स्टार इज इक्वल टू एल अपॉन ए. बराबर है. और इसके ऊपर से हम एक चीज डिराइव कर सकते हैं. आगे हमने ये भी लिखा था कि आर इज इक्वल टू, क्या लिखा था, रो एल अपॉन ए. ये सामने लिखा था तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये रो को सामने जाने दे तो क्या हो जाएगा, 1/रो इंटू आर इज इक्वल टू एल बाई ए. 1/रो को हमने क्या कहा था, याद है किसी को, कंडक्टेंस. कंडक्टेंस. मतलब कंडक्टेंस तो जी को कहा था, कंडक्टिविटी कपा. बराबर है, कंडक्टिविटी हमने कहा था, तो कंडक्टिविटी कपा इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू ए. बराबर है. तो एल अपॉन ए जो है सेल कांस्टेंट, उससे तो हमने जी स्टार कहा था, तो हम ये लिख सकते हैं जी स्टार इज इक्वल टू एक्चुअली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कप्पा इंटू रेजिस्टेंस. मतलब कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू देता है. बराबर है, ये हमें याद रखना है. बट जो कंडक्टिविटी डिफाइन हमने की सॉल्यूशन की अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होती है वो हमें याद रखना है. मान लीजिए सोलवेंट एक ही है बट इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है. फॉर द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सेम टाइप ऑफ सोल्वेंट, मतलब वाटर ही है बट एक बीकर में आपने वाटर के साथ NaCl डाला है, दूसरे बीकर में आपने वाटर के साथ KCl डाला है. ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किए हैं सिमिलर सोल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर और अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो भी इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, एक दूसरे से डिफर होती है. मतलब इट शोज डिफरेंस इन द कंडक्टिविटीज. क्यों भाई, तो उसका रीजन क्या देना है हमें कि क्यों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी सेम सॉल्वेंट में अलग अलग होती है. तो याद रखिए, ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट एंड साइज ऑफ आयन. ये दो चीजें मेन है.
आपने टेम्परेचर भी सेम रखा, बराबर है, इलेक्ट्रोलाइट एक अलग है, सोलवेंट भी आपने सेम रखा, तो कौन सी दो चीजें ऐसी है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है? तो ड्यू टू चार्ज एंड साइज ऑफ दैट आयंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। हम जब उसे डिसोल्व करते हैं तो जो आयंस बनते हैं उसकी साइज और उसके चार्ज के ऊपर ये जो वैल्यूज जो है किसकी, कंडक्टिविटी की, वो क्या करती है, डिपेंड करती है, बराबर है, या रिस्पॉन्सिबल, ये दो फैक्टर है, आप ये याद रख सकते हो। दूसरी बात हमें ये समझना है कि ये तो हमने बात की कंडक्टिविटी की, बट ये जरूरी हो गया कि भाई कोई एक ऐसा टर्म हमें डिफाइन करना है कि जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाए अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल मेजर करने के लिए जरूरी है। और ये नाम दिया गया वो चीज को मोलर कंडक्टिविटी। अभी तक हमने जो चीज कंडक्टेंस कंडक्टिविटी पढ़ी उसके बदले हम एक चीज डिफाइन करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। क्या है ये मोलर कंडक्टिविटी, इसकी डेफिनेशन हमें पढ़नी है, बट उसके लिए एक सिंबल और इक्वेशन पहले हम याद रख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है लेमड़ा एम, कैपिटल लेमड़ा है ये याद रखिएगा, उल्टा वी जिसे हम कहेंगे कैपिटल लेमड़ा, और एम मतलब मोलर। मोलर कंडक्टिविटी जो है उसे ऐसे डिनोट किया जाता है, आपने ऐसा लेमड़ा देखा है उल्टे वाई जैसा, ये स्मॉल ग्रीक अल्फाबेट्स जो है वो वाला लेमड़ा है, और ये कैपिटल ग्रीक अल्फाबेट्स जो है उसका लेमड़ा है, ये खास याद रखिएगा। तो लेमड़ा एम मींस मोलर कंडक्टिविटी, ये याद रखना। इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होता है, आपको पता है। तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो होता है कप्पा अपॉन सी, मतलब कि कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, मोलारिटी में होता है, हमें पता है। तो उसका एक फॉर्मूला याद ये रखना है आपको, कप्पा इंटू 1000, क्योंकि मोल पर लीटर हम यहाँ पर लेंगे, बराबर, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोलारिटी, तो पर 1000 ml मतलब कि पर लीटर आपको ये चीज लेनी है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी मतलब कि कंसंट्रेशन, बराबर। तो लेमड़ा एम इज इक्वल टू क्या होता है, लेमड़ा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। ये फॉर्मूला खास याद इसलिए रखना है आप लोगों को क्योंकि न्यूमेरिकल अगर पूछा जाए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बेस पर, देखो हमने मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन की है, अभी एक और टर्म आने वाली है नेक्स्ट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसके बेस जो है वो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो उसमें ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है वो अभी हम डिफाइन करने वाले हैं, बट ये फॉर्मूला पहले याद रख लीजिए कि मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है लेमड़ा एम से, और मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं या उसका फॉर्मूला क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। और फॉर्मूला क्या याद रखना है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन इन मोलारिटी। बट यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट को ध्यान में रखकर कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, याद रखें। और इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं, आप इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर पढ़े हो 11th में, दोनों के टाइप कोई कहेगा इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होता है? दो टाइप के मैंने कहा, तो दोनों के नाम आप दे सकते हो? कौन कौन से टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? कुछ डिसोसिएशन के ऊपर रिलेटेड था अगर आपको याद है तो। इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट कंसंट्रेटेड वो सॉल्यूशन के टाइप है कि सोलवेंट की अमाउंट ज्यादा है और सोल्यूट कम है तो डाइल्यूट, और पर यूनिट वॉल्यूम अगर सोल्यूट ज्यादा है तो वो कंसंट्रेटेड। ऐसे ही दो वर्ड थे, मैंने आपको कहा था कि मिक्सअप मत करना, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड जैसे ही दो वर्ड है जो जनरली हम सिनोनिम समझते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का, बट एक्चुअली नहीं है। अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हमें समझाया गया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के साथ मैच नहीं करना है कि कंसंट्रेटेड मतलब स्ट्रॉन्ग और डाइल्यूट मतलब वीक, ना, बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं कि जिसे सोलोंट में ऐड करने से 100% वो आयोनाइज हो या डिसोसिएट हो। उसका आयनाइजेशन है वो कितना होना चाहिए, 100%। कंप्लीट आयनाइजेशन अगर शो करता है कोई इलेक्ट्रोलाइट, then that type of electrolytes are
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने NaCl इलेक्ट्रोलाइट लिया है जिसके 100 मोलिक्यूल्स है आपके पास। NaCl के कितने मोलिक्यूल है? 100 मोलिक्यूल है, और उसको आप डिजोल्व करते हो पानी में। तो सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस दोनों 100-100 मिलने चाहिए। मतलब दोनों अलग हो गए एक दूसरे से, कंप्लीट अलग हो गए। देखो 100 के 100 सारे के सारे डिसोसिएट हो गए, दोनों के टुकड़े हो गए, आयोनाइज हो गए। वीक में क्या होता है? मान लीजिए एसिटिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपने अगर इसके 100 मोलिक्यूल लिए होते ना, तो उसका भी आयोनाइजेशन होता है जब आप डिजोल्व करते, तो CH3COO माइनस और H प्लस, बट पूरे 100 के 100 डिसोसिएट नहीं होते। 80-80 हुआ है, इसका मतलब बाकी के 20 का क्या हुआ? तो वो बाकी के 20 जुड़े हुए फॉर्म में ही मिलेंगे, वो डिसोसिएट नहीं हुए हैं। अगर जितने मोलिक्यूल आपने लिए वो सारे के सारे डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीट डिसोसिएशन इफ occurs, then we can say that that type of electrolytes are known as strong electrolytes. But if partial ionization occurs at the time of dissolution, then that type of electrolytes are considered as a weak electrolytes. Be remember, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होते हैं तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 100% आयनाइजेशन होता है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बराबर है। अब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या फर्क है? वो हम कहते हैं कि भले ही आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, NaCl लिया है, बट आप 1 लीटर में 0.0001 मोल NaCl लेते हो, तो ये बहुत कम है। विथ रिस्पेक्ट टू 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल NaCl, है कि नहीं? दोनों NaCl के ही सॉल्यूशन, बट ये वाला कंसंट्रेटेड होगा और ये वाला डाइल्यूट होगा। दोनों है स्ट्रॉन्ग, याद रखिए, बट एक में सोल्यूट की अमाउंट कम है तो उसको हमने डाइल्यूट कहा, एक में सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है तो उसको हमने कंसंट्रेटेड कहा। बी रिमेंबर, अगर आप एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाते हो वाटर में, भले ही वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बट आप इसका 0.0001 मोल लेते हो टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो ये कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है? अब आप बताओ मुझे, दोनों में से क्या है? भले वीक है बट इसे आप कंसंट्रेटेड कहोगे या डाइल्यूट कहोगे? विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन क्या होगा? ये है तो वीक ही, बट कौन कंसंट्रेटेड है और कौन डाइल्यूट है? ये दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा? फर्स्ट वन डाइल्यूट और सेकंड वन कंसंट्रेटेड। एग्जैक्टली टू, फर्स्ट वन डाइल्यूट होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर कहे तो, सेकंड वन क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है? डाइल्यूट भी हो सकता है, कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। सिमिलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट भी डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बना सकता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड को एक नहीं समझना है। बराबर है। हम क्यों ये पढ़ रहे हैं भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट? क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो वेराई करती है ये दोनों के लिए। तो खास पहले कंडक्टिविटी के लिए याद रखिए दोनों चीजें, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी वेराइज विथ द कंसंट्रेशन। बी रिमेंबर, कंसंट्रेशन चेंज होता है ना, तो दोनों चेंज होता है। दोनों मतलब कंडक्टिविटी जिसको हमने कप्पा कहा, एंड मोलर कंडक्टिविटी जिसको हमने लेमड़ा एम कहा। ये ए नहीं है, लेमड़ा है, खास याद रखिएगा, बीच में ये लाइन नहीं आनी चाहिए। तो कप्पा एंड लेमड़ा एम दोनों चेंज होते हैं विथ चेंज इन कंसंट्रेशन। अब देखो मैंने वर्ड बोला है चेंज होते हैं, मैंने ये नहीं कहा दोनों इंक्रीज होते हैं या दोनों डिक्रीज होते हैं, वो दोनों में अलग अलग चीजें हैं। खास याद रखिए वो चेंज होते हैं किसके साथ? जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होता है वैसे वैसे कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज होती है। बराबर है। उसमें एक चीज जो कंडक्टिविटी है कपा, उसके लिए पहले हम लिखेंगे कि कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस
with decrement in concentration regardless of the given electrolyte is strong or weak। चाहे दिया गया जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, दोनों को ये चीज अप्लाई होती है कि वो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ऑलवेज कम होगी अगर कंसंट्रेशन कम होता है। कंसंट्रेशन कम होगा मतलब डाइल्यूशन देना, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में है तो कंसंट्रेशन कम है तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा, कंसंट्रेशन कम तो कंडक्टिविटी क्या होगा, ये खास याद रखिएगा क्योंकि आपको जेई नीट में से सवाल आ सकते हैं। 4 कंसंट्रेशन दे दिए अलग अलग और आपको कहा है कंडक्टिविटी फाइंड करो, बराबर है। तो खास देख लेना है कि सिमिलर टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, सिमिलर टाइप के मतलब आयंस जो है वो सेम नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि NaCl है, KCl है, सभी में एक एक पॉजिटिव एक एक नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उसकी कंडक्टिविटी डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड होती है, कंसंट्रेशन के साथ होती है, बराबर है। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, जिसका कंसंट्रेशन कम उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो तुरंत आप आंसर लिख सकते हो अगर आपको ये छोटा वाला रिलेशन पता है तो। बट ये हुआ कंडक्टिविटी के लिए। अभी एक चीज बाकी है हमें सीखना, कौन सी, मोलर कंडक्टिविटी, बराबर है। तो वो हम सीखने वाले हैं। बट ये जो चीज है वो कैसे समझाई जाए, भाई ऐसा क्यों होता है, कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली क्यों रिलेशन में होती है, कि भाई कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो ये एक्सप्लेन हम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस जो है पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, तो पर वॉल्यूम जो है वो अगर कंपाउंड ज्यादा है मतलब आयंस ज्यादा है तो हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर आयन इसलिए लिखा, आयंस जो है ना वो चार्ज जो है वो अपने ऊपर बियर कर सकते हैं, करंट जो है वो पास कर सकते हैं, बराबर है। तो इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ये जो है ना वो सॉल्यूशन में डिक्रीज होता है कब, ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन जब आप करते हो तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कम, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ेगा तो पर वॉल्यूम आयंस जो है वो उतने क्या होंगे, कम होंगे, बराबर। वो यूनिट एरिया में डाइल्यूशन देने से नंबर ऑफ आयंस जो है वो कम होते हैं तो उतना ही कंसंट्रेशन उसका कम होता है और कंडक्टिविटी भी क्या होती है, कम होती है। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ डिक्रीमेंट इन कंसंट्रेशन, बराबर है। तो ये बात हुई कंडक्टिविटी के लिए। अब हमें डेफिनेशन भी देनी है और मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है वो भी हमें लिखना है। तो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल और फॉर्मूला आपको दे दिया गया है, बट वो है क्या वो हमें समझना है। वो मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कंसंट्रेशन इज, वो एक्चुअली कंडक्शन है या कंडक्टेंस, हम ऐसा कह सकते हैं। एट अ गिवन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हमने क्या कहा था, जी, कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, अब देखो अब जो वर्ड आ रहा है ना वो खास है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये खास ध्यान रखना है, केप्ट बिटवीन टू रोड्स, रोड्स मतलब इलेक्ट्रोड्स जो हमने वो सेल में रखे हैं। मतलब मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो वो एक्चुअली में इतने वॉल्यूम का कंडक्टेंस है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, ये खास याद रखिए, बराबर है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जिसमें प्रेजेंट है उतने सॉल्यूशन का, उतने मतलब उतने वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है जी, उसे हम उसकी क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होती है, अलग अलग होगी, खास याद रखिए, क्योंकि आगे हमने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट अलग तो कंडक्टेंस अलग। तो यहाँ पर भी वही चीज जो है वो अप्लाई होगी कि फॉर द गिवन कंसंट्रेशन
molar conductivity is the conductance of the volume of solution which contains 1 mole of electrolyte kept between the two electrode. मतलब एक मोल इलेक्ट्रोलाइट आ जाना चाहिए, वॉल्यूम भले ही डिफर करे तो उतने वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, उसका मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। अब एक फॉर्मूला इसके ऊपर से आप लिख सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो एक्चुअली में कंडक्टिविटी है कब, जब ये ए और एल यूनिटी है, यूनिटी मतलब 1 1 है, तो इसको आप ये लिख सकते हो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के व्हेन ए इज इक्वल टू 1 एंड एल इज आल्सो इक्वल टू 1। मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने अगर यूनिटी ले लिया है देन इट गिव्स द इक्वल वैल्यू फॉर कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी। बराबर है, दोनों के लिए ये इक्वल वैल्यू आपको मिलेगी। और वॉल्यूम 1 है, एरिया जो हमने लिया है, लेंथ भी ली है सामने, दोनों यूनिट है, वॉल्यूम भी यूनिट होगा। और उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम। बराबर है, वी जो है वो ऐसा नहीं है हर बार कि 1 लीटर के लिए ही है, 1 मोल आना चाहिए ऐसा हमने लिखा है, तो वॉल्यूम डिफर भी कर सकता है, तो वो वॉल्यूम से उसे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा, मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। याद रखें, ये खास याद इसलिए रखना कि इसके ऊपर से एक पूरा ग्राफ हमें समझना है और एक नया टर्म समझना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अभी तक हमने जो समझा वो क्या था, ओनली मोलर कंडक्टिविटी थी। अब हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो उसके ऊपर से थोड़ा आगे पढ़ना है। बट आगे हमने ये कहा कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, एक इंक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है, एक डिक्रीज होता है तो दूसरा भी डिक्रीज होता है। बट मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है, तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी and concentration are inversely proportional to each other। लगभग लगभग इनवर्स ही है, लगभग लगभग इसलिए मैंने कहा कि वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका प्रोपोर्शन अलग अलग है। बराबर है, बट दोनों में देखने को यही मिलता है कि कंसंट्रेशन कम तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा तो मोलर कंडक्टिविटी कम। भले एग्जैक्टली इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, बट हम ये लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। एग्जैक्टली प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है तो एक ओसवाल्ड नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक इक्वेशन दिया था जो अभी हम लेने ही वाले हैं। उसने एग्जैक्ट प्रोपोर्शनलिटी दी थी, कंसंट्रेशन का कौन सा पावर इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। अभी हम सिर्फ ये याद रखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन में, एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है, कम होता है। बराबर है, इसका मतलब इट इंक्रीजेस देन डिक्रीजिंग। क्यों भाई, तो रीजन इसका ये है कि टोटल वॉल्यूम तो कितना यहां पर लिया है हमने V, और सॉल्यूशन जो है वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंटेन करता है। बराबर, अब आप जब डाइल्यूशन दोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीजेस। नंबर ऑफ मोल्स तो कितने रहेंगे, रिमेन सेम, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आ जाना चाहिए उसमें, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट शुड बी देयर, तो वो तो नंबर क्या रहेगा, सेम। तो आप डाइल्यूशन देते हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, बढ़ेगा, तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। बट आपने पानी ऐड किया है तो डाइल्यूट किया, आपने डाइल्यूशन दिया मतलब कंसंट्रेशन कम हुआ, तो ऑन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। खास याद रखिए, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम एंड बाय गिविंग डाइल्यूशन और डूइंग लेस कंसंट्रेटेड we means that we have increased the volume of that given solution। और वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी भाई, बढ़ेगी। तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी, बट डाइल्यूशन दिया मतलब कंसंट्रेशन क्या हुआ, कम हुआ, तो कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये खास याद रखिए। ओसवाल्ड नाम का साइंटिस्ट था, हमने कहा हमें ग्राफ समझना है वो फॉर्मूला के ऊपर से, उसने रिलेशन
मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में दिया था, भाई डायरेक्टली है और इनवर्सली है। क्या है, ढेर सारे प्रैक्टिकल्स करने के बाद विद डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले हम स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, बाद में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। ओसवाल ने मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के रूट का खास याद रखें, C⁻⁴ रूट ऑफ कंसंट्रेशन, जितने भी कंसंट्रेशन आप लेते हो उसका रूट लेकर एक ग्राफ ड्रॉ किया, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस C⁻⁴। उसका जो ग्राफ ड्रॉ किया, पहले हम स्ट्रॉन्ग के लिए समझते हैं, मैंने कहा तो ग्राफ कुछ ऐसा मिला कि यहां पर जो कंसंट्रेशन का वैल्यूज अलग अलग ली गई और यहां पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है उसकी अलग अलग वैल्यूज ली गई। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ मिला वो कुछ ऐसा मिला, स्ट्रेट लाइन। बट आप ध्यान दीजिए यहां पर हुआ क्या, कंसंट्रेशन बढ़ता है ना तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हुई, देखो बढ़ी या कम हुई, तो देखो डिक्रीमेंट हो रहा है। एज द कंसंट्रेशन डिक्रीजेस मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, मतलब इस तरफ, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। बराबर है, ये बात है स्ट्रॉन्ग के लिए हुई और एकदम स्ट्रेट लाइन मिली। खास याद रखिएगा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, जैसे कि NaCl KCl, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो 100% डिसोसिएट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एकदम स्ट्रेट लाइन मिली। कौन सा ग्राफ, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन। बट वीक के लिए यही चीज उसने की तो क्या देखने को मिला पता है, ऑन डाइल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन कम करने से क्या देखने को मिला, इंक्रीज होती है वैल्यू। बट एक टाइम ऐसा आया कि कंसंट्रेशन लिमिट तक एक पहुंचा, बाद में कितना भी डाइल्यूशन दो कंडक्टिविटी लगभग लगभग सिमिलर रहती है। मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है बट कंसंट्रेशन में कोई फर्क पड़ता नहीं, ये पैरेलल ग्राफ मिलता जाता है यहां से। मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती रहती है बट कंसंट्रेशन कम नहीं होता, या कंसंट्रेशन हम कम कर रहे हैं बट मोलर कंडक्टिविटी इंटरसेप्ट नहीं होती, नियर अबाउट कांस्टेंट कंसंट्रेशन आपको मिलता रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि 100% डिसोसिएशन इज नॉट पॉसिबल इन एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर हम एक्स्ट्रा पोलेट करें, देखो जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता कंसंट्रेशन, क्योंकि आपके पास मान लीजिए एक बीकर है जिसमें आपने नमक को डिजोल्व किया है। अब आप कितना भी पानी डालो तो नमक कभी जीरो नहीं होगा, चाहे आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे दो, कितना भी वाटर ऐड करो, नमक तो पड़ा रहेगा ना, जितना पहले था उतना। हाँ वो डिजोल्व हो जाएगा पूरा पूरा, बट उसमें से खत्म हो गया ये आप नहीं कह सकते। नमक है तो वही सॉल्यूशन में, वो आयंस है तो वही सॉल्यूशन में, तो कंसंट्रेशन उसका जीरो नहीं होता, डाइल्यूशन भले आप देते रहो। तो ये ग्राफ इसलिए मैंने अधूरे छोड़ा है, वो टच नहीं कर रहे देखो कोई एक जगह को। बट हम इसे थियोरिटिकली एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू सो। हम यहां से एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो वो यहां पर टच करता है। तो जब आप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो उसे एक्स्ट्रापोलेट करके एट जीरो कंसंट्रेशन कितनी मोलर कंडक्टिविटी होती है वो आप फाइंड कर सकते हैं थियोरिटिकली। प्रैक्टिकली आप जीरो कभी नहीं कर सकते, थियोरिटिकली आप एक्स्ट्रापोलेट करके कर सकते हो। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम ये कह सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब हम सोच नहीं सकते उतना डाइल्यूशन दे दे, मतलब लगभग नियर अबाउट जीरो कंसंट्रेशन, तो ऐसे सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी तब जो मिलती है उसे कहा जाता है लिमिटिंग। क्योंकि एक लिमिट आ गई, अब नहीं हो सकता ऐसा हमें पता है, तो ऐसी मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको कोई पूछेगा व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो आपको क्या कहना है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी सॉल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब कंसंट्रेशन लगभग लगभग जीरो हो जाना चाहिए, जिसे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कह सकते हैं। बराबर है, और उसका सिंबल ये मोलर कंडक्टिविटी से मिलता जुलता है। लेमडा एम तो लिखना ही है, ऊपर ऐसे डिग्री से डिनोट करना है। लेमडा एम का मतलब मोलर कंडक्टिविटी होती है, बट लेमडा एम डिग्री का मतलब होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
आप एक लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये इक्वेशन के साथ किसी इक्वेशन को आप मैच कर सकते हो, तो इसमें जहां पर y है वो पैरामीटर अगर आप y एक्सिस पर लेते हो, और इसमें जहां पर x है वो पैरामीटर अगर आप x एक्सिस पर लेते हो, तो ऐसा ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मिलता है। और ओसवाल्ड जो था, ये कर्व किसने दिया था? ओसवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने। तो ओसवाल्ड जो था उसने ऐसा ही एक फॉर्मूला दिया मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन को रिलेट करते हुए, और वो था मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए इंटू सी रेस टू वन हाफ। ये वन हाफ का मतलब रूट, बराबर है। अब देखो इसे आप कंपेयर कर सकते हो, इसे आप वाई कह सकते हो। अब ये दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहां पर भी ये दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब ये दोनों कंपेयर हो गई। इसे आप कहोगे एम, इसे आप कहोगे एक्स, और ये लेमडा एम स्टैंडर्ड है वो सी है। और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y और x तो जो है वो वेरिएबल है, वो आपको पता है। m क्या होता है, कोई मुझे कहेगा लीनियर इक्वेशन में? स्लोप। याद है? हाँ, वेरी गुड। स्लोप, m जो है वो स्लोप होता है, और यहां पर हमें स्लोप मिलेगा माइनस ए जितना, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो m और माइनस है, क्योंकि माइनस कंसंट्रेशन कभी नहीं हो सकता, इसलिए कौन होगा? ए ही माइनस होगा। तो स्लोप जो है ये लाइन का वो माइनस ए जितना मिलेगा। और सी क्या होता है, किसी को याद है? नहीं है तो मैं कहूंगा, बट सी क्या है? इंटरसेप्ट है। कांस्टेंट, बट कौन सा? इंटरसेप्ट है। और इंटरसेप्ट यहां पर जो मिलेगा, इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन से ये जो कट होती है लाइन वहां तक का डिस्टेंस, वो वैल्यू मिलेगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जितनी। तो ये वैल्यूज आपको मिलेगी। बट ये जो ए है, स्लोप जो है, वो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग होता है। मतलब ए इज डिपेंडेड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट डज इट मीन? अभी देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए, एकदम इजी है समझना, ये स्लोप जो है और ये वैल्यू जो है, एक ही स्लोप अगर लो तो आप पूरा माइनस से ले सकते हो। किसके ऊपर डिपेंडेड है हमने कहा? तो कांस्टेंट एक ही वैल्यू जो है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंडेड है। जैसे कि NaCl लिया है, KCl लिया है, MgCl2 लिया है, BaCl2 लिया है। मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। PBr3 लिया है, AlCl3 लिया है। ये सारी चीजें हम जो बोल रहे हैं ना अभी, ये इक्वेशन जो हमने लिखा वहां से लेकर, वो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही अभी पढ़ रहे हैं। ये याद रखना, मैंने सिर्फ यहाँ पर जो बात की है ये ग्रीन लाइन की है अभी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो भी बोल रहा हूँ, ओसवाल्ड्स लॉ जो बोल रहा हूँ, वो वीक के लिए एक अलग चीज आएगी। ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग के लिए है। एक ही वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कैसा है नेचर ये इलेक्ट्रोलाइट का? ये NaCl या KCl दो में से कोई भी अगर आयोनाइज होते हैं, मतलब डिजोल्व होते हैं जब पानी में, तो एक मोल पॉजिटिव आयन और एक मोल नेगेटिव आयन देते हैं। देखो सेम KCl में भी होगा, एक मोल पॉजिटिव आयन और एक मोल नेगेटिव आयन देंगे ये दोनों। तो इसे 1:1 टाइप के सॉल्यूशंस कहे जाते हैं, खास याद रखिए। वाइल MgCl2 हमने लिया है तो ये एक मोल Mg देगा +2 और 2 मोल क्लोराइड देगा 2Cl माइनस। BaCl2 में क्या होगा भाई? 1 मोल Mg+2, सॉरी Ba+2 एंड 2 मोल Cl माइनस विल बी लिबरेटेड और आयोनाइज्ड। बट ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन हुआ? 2:1 हुआ या 1:2 हुआ? 2:1 हो या 1:2, एक ही वैल्यू सेम रहती है, याद रखिए, बराबर है। 1:2 का मतलब एक केटायन के सामने 2 एनायंस। 2:1 का मतलब 2 केटायन के सामने एक एनायन। जैसे कि H2SO4, H2SO4 में 2H प्लस मिलता है और एक SO4-2, तो 2 केटायन और एक एनायन, मतलब ये भी 2:1 है। तो 2:1 हो या 1:2, उसके लिए एक ही वैल्यू कैसे मिलती है? दोनों के लिए सेम। सेम ईयर
ये कौन से टाइप का होगा? अब तो आपको बताना है ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन हुआ, 1 GM1 हुआ, 2 GM1 हुआ, क्या हुआ ये जरा देखिए, आयोनाइज करके देखिए कितने आयंस मिलेंगे One ऊपर। is हाँ 1:3 सही है। ये AlCl3 जो है वो उसमें Al+3 मिलेगा और 3Cl- मिलेगा, मीन्स 1 cation and 3 anions, it means that the ratio is 1:3। कोई ऐसी चीज आपके पास है जो 3:1 रेशियो देती है तो उसके लिए भी एक ही वैल्यू सेम। बट कभी ये नहीं पॉसिबल है 2 GM1 और 3 GM1 का ए सेम होना, वो दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, बराबर है। तो हम ये याद रख सकते हैं ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, का मतलब है 1:1 हो, सारे 1:1 का एक का वैल्यू सेम, 2:1 या 1:2 का एक का वैल्यू नियर बाई सेम होगा, और 3:1 एंड 1:3 का जो एक का वैल्यू है वो नियर बाई क्या होगा, सेम होगा। बट ये चीजें जो हमने कही वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए थी, खास याद रखिए। अब यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज जो है वो तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप इजीली गेन कर सकते हो। देखिए क्यों, ग्राफ ड्रॉ करो प्रैक्टिकली, आधा अधूरा यहां तक मिलेगा जितनी आप डिक्रीमेंट कर सकते हो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में, वहां तक इनफाइनाइट तक, मतलब जीरो तक तो हम जा नहीं सकते, बट एक्स्ट्रापोलेट करके आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गेन कर सकते हो क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन था। प्रॉब्लम कब शुरू होती है, व्हेन वी आर स्टडीइंग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड एंड अदर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो पानी में 100% डिसोसिएट होते नहीं है। तो उसमें तो क्या होता है, ग्राफ जो है वो पैरेलल चलता है वाई एक्सिस के साथ, तो वो वैल्यू कैसे गेन करे, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे गेन करे, ये बड़ा क्वेश्चन सामने आया। तो एक साइंटिस्ट फिर से आया जिसका नाम था कोलरोस। क्या नाम याद रखना है भाई, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, कोलरोस। ये कोलरोस नाम का जो साइंटिस्ट था उसने पहले तो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जो है वो एग्जामिन किया, भले वीक के लिए उसने रूल दिया बट सबसे पहले एग्जामिन किसको किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को। और सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है उसका डेटा निकाला और उसे ऑब्जर्व किया, उसके फॉर्मूलाज को और वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है उसको कंपेयर किया एक दूसरे के साथ। और एक चीज नोट की कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें अगर एक आयन कॉमन है, देखिए खास याद रखिए, उसने कंपैरिजन कैसे की, एक आयन कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो NaBr की मैच कर रहा है किसके साथ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KBr। तो उसने ये देखा अगर हम ये दोनों का डिफरेंस लेते हैं NaBr एंड KBr, ये दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो वो एग्जैक्ट उतना होता है जितना NaCl और KCl का। इसका मतलब क्या है कि सिमिलर आयंस कट सट हो गए। देखो इसमें Br में से Br कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, lambda m standard of sodium minus lambda m standard of potassium. Why? Br similar ions are cancelled out. Same here, chloride similar ions are if cancelled out, then which ions are remaining, सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस। तो दोनों का डिफरेंस तो अब सेम ही होगा। आप देखिए तो इस जो एक्सपेरिमेंट के ऊपर उसने बड़ा ध्यान दिया, भाई जैसे हम नेगेटिव आयन कॉमन लेते हैं वैसे ही अगर पॉजिटिव आयन कॉमन लिया जाए आंसर तो क्या मिलेगा, InCl। तो लेमड़ा एम स्टैंडर्ड हम Ki ले ले और लेमड़ा एम स्टैंडर्ड हम KCl ले ले, तो क्या होगा, इसमें से कैंसिल आउट क्या होगा जरा देखिए, और सोडियम के साथ सोडियम कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, लेमड़ा एम स्टैंडर्ड ऑफ I माइनस लेमड़ा एम स्टैंडर्ड ऑफ Cl। और यहां पर भी क्या रहेगा, पोटेशियम पोटेशियम सेम है तो लेमड़ा एम स्टैंडर्ड ऑफ I माइनस लेमड़ा एम स्टैंडर्ड ऑफ Cl। तो ये दोनों तो इक्वल फॉर्मूला हुआ तो डिफरेंस भी क्या रहेगा,
इक्वल रहेगा। बट इसके ऊपर से इसने स्टेटमेंट दिया, मोलर कंडक्टिविटी के लिए एक अच्छा स्टेटमेंट दिया जो हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन के टाइम या कैलकुलेशन के टाइम ध्यान में लेना है, जिसे कहा जाता है कोलरस लॉ। ये स्टेटमेंट को जो कोलरस ने दिया उसे क्या कहा जाता है, कोलरस लॉ। उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये खास ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेड इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल आयंस present in the electrolyte। इंडिविजुअल आयंस का मतलब क्या है, केटायंस और एनायंस जितने हैं वो सभी का सम करो, उसकी मोलर कंडक्टिविटी का सम करो, तो आपको पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलती है। मतलब कि मैथमेटिकली आप ऐसा लिख सकते हो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2, अगर आप लिखना चाहो। अब देखो यहां खास ध्यान रखना, यहां पर हमने लेमड़ा एम लिया है, वो कैपिटल लेमड़ा है। अब हम इसके टुकड़े करके समझाने वाले हैं कि BaCl2 इज मेड अप ऑफ 1 molecules of Ba+2 एंड 2 molecules of और 2 atoms of क्लोराइड माइनस। तो जब आप उसका एटोमाइजेशन लिखते हो, छोटे पार्ट्स लिखते हो, आयंस लिखते हो, तो ये लेमड़ा स्मॉल करना है, बराबर है। कैपिटल लेमड़ा जो है उसे स्मॉल करना है क्योंकि टुकड़ा भी छोटा होगा उससे। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है आयंस की, वो कितनी होगी, बेरियम+2 का आयन प्लस, अब क्लोराइड के कितने मोल है, 2 मोल है, तो 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। तो इसका एल्जेब्रिक सम करो आप, जितने आयंस प्रेजेंट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एल्जेब्रिक सम है वो टोटल वो कंपाउंड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जितना होगा, ये खास याद रखना है, बराबर है। ये जो चीज हमने कही ना, उसके ऊपर से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इजीली ढूंढ सकते हो। कैसे, वो अभी हम लेते हैं और आज का लेक्चर वहां पर खत्म करेंगे जिसके ऊपर से आपको सम गिनना है। अब मान लीजिए आपने वीक एसिटिक एसिड लिया है और उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ढूंढनी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड आपको ढूंढनी है, बट मिलेगी नहीं, ग्राफिकली नहीं मिलेगी। क्यों, ग्राफ में जो है वो तो कौन सी चीज आएगी, स्ट्रोंग का एक्सट्रापोलेशन हो सकता है, और फॉर्मूला भी ये ओसवाल्ड वाला जो है वो स्ट्रोंग को अप्लाई होगा। बट ये जो लाइन है कर्वेचर मिल रहा है आपको, वो तो पैरेलल जा रहा है, वो तो कहीं पर क्रॉस सेक्ट होने वाला नहीं, वहां पर तो इंटरसेप्ट मिलेगा नहीं। तो लेमड़ा एम स्टैंडर्ड मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे ढूंढे जाए, तो कोलोरस का जो ये स्टेटमेंट है वो बहुत काम में आएगा कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप भले ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ढूंढना चाहते हो, बट उसके एनालोगस 2-3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको पता है तो आप इजीली उसके ऊपर से वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी ढूंढ सकते हो। जैसे कि 3 कंपाउंड आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से, वो हम लिखते हैं। एक, अगर आप एसिटिक एसिड गेन करना चाहते हो तो आपके पास NaCl होना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी किसकी होनी चाहिए, NaCl की होनी चाहिए। दूसरी, मोलर कंडक्ट क्यों, वो भी पता चलेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी होनी चाहिए, CH3COONA, मतलब सोडियम सोल्ट एसिटिक एसिड का है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी एक वैल्यू भी आपके पास होनी चाहिए। लास्ट वन, HCl की होनी चाहिए। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर आपके पास है, तब थियोरेटिकली बिना प्रैक्टिकल किए वीक इलेक्ट्रोलाइट जो एसिटिक एसिड है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो ढूंढ सकते हो। कैसे, तो सम और सब्सट्रैक्शन करके देखो, हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों वो पता चलेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एक्चुअली उसके 2 आयन के सम जितनी होनी चाहिए, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO- एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+, ये दोनों का सम मिल जाए ना आपको, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो वो इसके सिंप्लीफिकेशन से आपको मिल सकता है।
अब आपको देखना है, आपको चाहिए कि आपको एक तो CH3COO माइनस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, मतलब ये चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए, H प्लस, मतलब ये भी चाहिए। तो जो चीज चाहिए होती है ना उसका सम करो, मतलब ये दोनों का सम करना चाहिए। मतलब मैं ये लिखूंगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। अब चाहिए क्या, नहीं तो एक आपको सोडियम नहीं चाहिए और क्लोरीन नहीं चाहिए, तो ये CH3COO H जो है वो हमें मिलने वाला है। तो NaCl की मोलर कंडक्टिविटी माइनस होनी चाहिए, तो ये है ही, देखो आपको दी गई होगी। तो माइनस क्या करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अब इसका सिंप्लीफिकेशन अगर आप करते हो तो आपको आंसर मिलेगा, आप देखते हो लेमडा एम CH3COO माइनस प्लस लेमडा एम Na प्लस प्लस लेमडा एम H प्लस लेमडा एम Cl माइनस माइनस लेमडा एम Na प्लस, और माइनस प्लस फिर से क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा एम Cl माइनस। तो देखो ये Cl कट हो गया, Na कट हो गया, तो बचेगा क्या, लेमडा एम। ये स्मॉल वाला लेमडा करो तो अच्छा रहेगा, CH3COO माइनस, क्योंकि आयोनाइजेशन हो चुका है, एंड लेमडा एम स्टैंडर्ड किसका, H प्लस। बट ये चीज तो एक्चुअली में क्या मिली आपको, एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विद द हेल्प ऑफ पोलरस लॉ। बराबर, इसके ऊपर शायद आपको बुक्स में सम दिए गए होंगे, ट्राई करना, वरना कल में एक दो सम आपको करवाऊंगा और बाद में हम आगे बढ़ेंगे ये चैप्टर में। बराबर, यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।